और इसी दिन भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे पास आज जो विद्यमान है, जो विदुषी, ये जगन्नाथ धाम के बहुत शास्त्रज्ञ है और मूर्धन्य विदुषी है। उनके शास्त्र के पर उनके बहुत गंभीर अध्ययन भी है और शास्त्र में उनके रुचि भी है। केवल शास्त्र के ज्ञाता नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए रुचि भी है। इसी प्रकार जो विदुषी हमारे पास आज उपस्थिति है, ऐसे विदुषी महोदय को मैं अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे छात्रों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो व्याख्यान है, महत्वपूर्ण व्याख्यान है। इस व्याख्यान को सब छात्र ठीक से पढ़े और समझे। और जो चीज हमारे पिछले व्याख्यान में थोड़ा रह गया था, उसको भी आज मैडम कवर कर लेंगे। आज हमारा जो व्याख्यान का विषय ये छंद के ऊपर है। भाई के छंद तो है हमारे जितने, जो कि नेट को अभिलक्ष्य करके जो छंद के ऊपर एक प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने मैडम को ये प्रश्न दिया है। और बाकी जो बाकी कुछ अवशिष्ट रह गया था उसको भी समझा देंगे मैडम, लेकिन ध्यान पूर्वक लास्ट तक सबको पढ़ना है। बीच में कोई कुछ तकलीफ हो तो बताना है। मैं फिर पुनर्बार एक बार मैडम को स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ये अब आए, हमारे पास उपस्थित है। हमारे बच्चों को हम उनका ज्ञान का कुछ राशि व कुछ अंश हमारे छात्रों को वितरण करने के लिए प्रस्तुत है। इसलिए हम बहुत अपने आप को और हमारे सबको हम धन्य मन करते हैं। मैडम आपको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। प्रणाम सर। आप अपने व्याख्यान से हमको अप्लाई करें और विलंब न जल्दी प्रारंभ करें व्याख्यान। के साथ मैं रहता हूँ, व्याख्यान के लिए आमंत्रण करता हूँ मैडम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। परमसम्माननीयः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदविभागस्य अध्यक्षः विद्वांसः डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः, अत्र उपस्थिताः अन्ये जे श्रीकृष्णपण्डा महोदयाः अत्र दृश्यन्ते ते। अत्र आचार्याः अपि दृश्यमानाः सन्ति, तेषां गुरुचरणानां चरणकमलेषु प्रणामाः। पाण्डे महोदयाः अपि अत्र दृष्टाः। अत्र उपस्थिताः छात्राः सर्वेभ्यः विनम्रनिवेदनपुरस्सरम् अत्र अस्माकं यः विषयः अवशिष्टः आसीत् ऋक्प्रातिसाक्षात्, स एव विषयः अत्र अद्य अस्माभिः एव चर्चा परिसरम् आनिष्यते। अत्र यः विषयः तदानीम् अत्र अवशिष्टः आसीत्, सर ऐसा करें जो अवशिष्ट था उसको पहले बोल के फिर आगे हम आएंगे छंद के ऊपर। छंद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर जो विषय अवशिष्ट थे वो थोड़ा समय लगेगा। सर आप जैसे आपकी इच्छा हो। पाणिग्राही सर। जी जी सर, जो अवशिष्ट था हम उसी से सर शुरू करते हैं सर। हिंदी में बताइए। और जो अवशिष्ट था इसको जी सर हिंदी में। तो हम लोग उसी दिन ऋक् प्रातिसाक्ष्य का जो नेट के में तो 25 कोड और 73 कोड दोनों को मिला के सर ने हमको सिलेबस दिया था, और हम उसी दिन 25 का कंप्लीट कर पाए थे और 73 एक रह गया था, रिपीट रह गया था। हम रिपीट से आज शुरू करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट, क्षणमध्ये एव शेयर। दृश्यते वा? दृश्यते।
दृश्यते अस्तु अस्तु समीचीनं समीचीनम् अत्र रिफितः इति रिफितः इत्यस्मात् एव रिफितसंज्ञाः रोटासैज्ड् इति आङ्ग्लो नाम अस्य रिफितः नाम रिफितशब्देन एव तत्र रकारः तत्र रेफ् वर्णः इति विसर्जनीयस्य तत्र हाँ हिंदी में बोलना है। तो ये रिफित संज्ञा जो है शब्द से ही मतलब ये अन्वर्थ संज्ञा है। तो विसर्जनीय का जहाँ रकार होता है उसी को हम रिफित बोलते हैं या रेफी भी उसका नाम है, रेफी भी बोलते हैं। तो उसका जो सूत्र है प्रथम पटल का 176 सूत्र नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहिए, रिफित को जानने के लिए नामी को जानना चाहिए। तो नामी क्या है पहले, क्योंकि उसकी जो सूत्र है उसमें है उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः। तो जो नामी वर्ण है, यदि नामी वर्ण तो पूर्व वर्ण होता है, यदि नामी वर्ण पूर्व वर्ण होता है इसका मतलब नामी वर्ण कंडीशन है, नामी वर्ण पहले रहेगा और बाद में पंचम उष्म वर्ण रहेगा। उष्म वर्ण कौन कौन से है हम लोग पढ़ चुके हैं, ह श स स अह अक्क अप अंग। ये जो 8 होते हैं, ये 8 को हम उष्म वर्ण बोलते हैं। तो इस पे उष्म वर्ण का जो पंचम उष्म वर्ण अह है, इसका मतलब है विसर्जनीय है। तो ये विसर्जनीय रेप हो जाता है और उसी को हम रिफित संज्ञा बोलते हैं जब कंडीशन है उससे पहले नामी वर्ण हो। नामी वर्ण किसको कहते हैं, ऋकारादयो दश नामिनः स्वराः। तो हम ये जानते हैं कि समानाक्षर 8 है। 8 समानाक्षर जो होते हैं उसमें ऋकारादयो दश नामिनः स्वराः। तो 8 अक्षर समान अक्षर तो है, पर इस पूरा स्वरवर्ण जो है, स्वरवर्णों की संख्या यहाँ पे 12 है। हम लू को बाद दे देंगे तो यहाँ पे अ एवं आ को छोड़ के ई से लेके औ तक जो 10 वर्ण स्वरवर्ण होते हैं उसी को नामी संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे रुक प्रतिशक्ष में 56 नंबर प्रथम पटल के 56 नंबर सूत्र में ये बोला गया है। तो इसमें हम उदाहरण अब देखेंगे, इसका कंडीशन अब हम जान लिए। अब उदाहरण देखें, अग्नि रश्मि जन्मना, ये रिफित संज्ञा का उदाहरण है। हम ये संहिता पाठ है, हम हमको पदपाठ करेंगे। तो अग्नि ही अस्मि जन्मना, तो ये है हमारा पदपाठ अग्नि ही। यहाँ जो विसर्ग है विसर्जनीय है, इसका मतलब जो पंचम उष्म वर्ण है विसर्जनीय, ये किसके साथ है, गिनी ई कार के साथ है। तो ई जो है वो नामी वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे जो विसर्ग है ये र हो जाएगा, बाद वाले औ में मिल जाएगा और रश्मि हो जाएगा, अग्नि रश्मि ऐसे संधि हो जाएगा। इतना ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पर यहाँ पे जो पारिभाषिक शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द समझ जाने से बस ये आ जाता है और इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। फिर हम आगे जाएंगे, फिर एक उदाहरण भी दिया गया है, पूर्विरहं शरदः। ये पूर्व ही, यहाँ को पदपाठ करेंगे, पूर्व ही अहम शरदः। यहाँ पे पूर्व ही दीर्घ इकार के साथ रुकार है। रु जो है विसर्जनीय है, वो विसर्जनीय जो पंचम उष्म वर्ण है, वो पंचम उष्म वर्ण नामी वर्ण के साथ है। पूर्व उसका कंडीशन है, उसका पूर्व में नामी वर्ण हो, नामी वर्ण दीर्घ इकार है और ये दीर्घ इकार के कारण ये रकार हो गया। ये रकार विसर्जन परवर्ती अकार के साथ मिलके पूर्वी रहम हुआ। बस ये है। इसका जो प्रयोजन है, इसका प्रयोजन ये बोला गया है कि यहाँ पे हम जो रेफी है, दो प्रकार के विसर्जनीय होते हैं, रकार भी होते हैं, सकार भी होते हैं। तो यहाँ पे जो रकार वाला विसर्जन है उसी को हम रेफी कहते हैं, यही इसका प्रयोजन है। बस इतना ही है। और हम आगे जाएंगे विवृत्ति जो है रुक प्रातिशाख्य के द्वितीय पटल में है। द्वितीय पटल है हमारा स्वर पटल, तो संहिता पटल है। तो स्वरांतरम तो विवृत्ति ही, 2 स्वरवर्णों के बीच में जो व्यवधान होता है
और जहाँ संधि नहीं होती है, संधि नहीं होता है, उसी को हम विवृत्ति बोलते हैं। तो हाइटस इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइटस। ये सूत्र है स्वरांतरम तो विवृत्ति ही। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे। विवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवृत्ति का जो काल है, मतलब विवृत्ति उच्चारण करने के जो समय की अपेक्षा है, वो उसका जो विभाजन है वो हमको याद रखना है। यहाँ इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है जानने में। तो दो स्वरवर्ण के बीच में जो व्यवधान होता है उच्चारण में, हम उसी को विवृत्ति बोलते हैं। उदाहरण है नु इत्था ते पूर्वथा च। तो यहाँ पे नु का दीर्घ उकार है और इसके बाद ई है। जो ये हम लौकिक संस्कृत होता तो यहाँ पे जरूर संधि हो जाता, संधि हो जन संधि जरूर होता, पर यहाँ पे नहीं होता है यण संधि। और वेद है, वेद में जो है हम इसको हम इसी हिसाब से यहाँ पे नियम किया गया है उच्चारण के लिए। तो नु इत्था, नु का दीर्घ उ एवं परवर्ती जो इत्था का ई, इन दोनों के बीच में नु इत्था बोलने में थोड़ा सा व्यवधान तो है, तुरंत हम नहीं बोल देते हैं, ऊ के बाद तुरंत ई नहीं बोल देते हैं। तो हम इसीलिए इसको यहाँ पे इसको विवृत्ति ही बोलते हैं। नु इत्था, ये एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है, इसका भी भेद हम आगे देखेंगे। तो ये जो है इसको हम विवृत्ति कहते हैं। दो स्वरवर्णों के उच्चारण में जो व्यवधान होता है इसी को हम विवृत्ति बोलते हैं। स्वरांतरम तो विवृत्ति ही। इसका लक्षण याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी दिखाई देता है। द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर यत्र न दृश्यते। संधि हो जाए तो वो बात अलग है, संधि जहाँ नहीं होता है हम उसी को विवृत्ति बोलते हैं। विवृत्ति तत्र विज्ञेया न ईशेति निदर्शनम। तो ये याज्ञवल्क्य शिक्षा की लाइन है। हम आगे जाएंगे, विवृत्ति का जो प्रकार है हम उसको देखेंगे, विवृत्ति उच्चारण का काल देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, नेट के एग्जाम में यही तो आता है और वो नहीं आता है। नो इत्था आएगा तो नो इत्था में कितनी मात्रा है और इसमें मतलब ये जो उच्चारण है कितने पाद वाला होता है, वह क्या होता है, दीर्घ है या ह्रस्व है, यही आता है प्रश्न। तो सा वा स्वरभक्ति काला, सा विवृत्ति ही, ये जो विवृत्ति है वो स्वरभक्ति का, जो हम स्वरभक्ति पढ़ चुके हैं, स्वरभक्ति का जो समय होता है बा लगा हुआ है, इसका मतलब विकल्प है। इसमें क्या विकल्प है? तो स्वरभक्ति का जो काल है, स्वरभक्ति का दो काल था, द्राघियसी सार्ध मात्रा अर्धोनन्या, ये दो ही था स्वरभक्ति में। तो यहाँ पे द्राघियसी सार्ध मात्रा मतलब आधी मात्रा वाला होगी। जो दीर्घ है, दीर्घ कौन सा होगा? जहाँ पे ह्रस्व है वहाँ पे दीर्घ है। जैसे प्रत्युदर्शी, यहाँ पे उदाहरण था हमारा, आप लोग याद कीजिए। तो प्रत्युदर्शी ये दीर्घ है, पर आर्ष्टिशेण जहाँ दो ऊष्म वर्ण है, आष्टि मूर्धन्य से दो है, वहाँ पे ह्रस्व है। और जो ह्रस्व है अर्धोनान्या मतलब आधा का आधा मतलब 1/4 पाद मात्रा वाला, ये था हमारा स्वरभक्ति का काल। यहाँ पे भी यही दो है पर और ज़्यादा है। तो बाल विकल्प लगा हुआ है, मतलब विवृत्ति का समय स्वरभक्ति का समय के समान है और उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, मतलब इसका और एक भेद है। तो यहाँ पे 3 भेद होता है, जबकि स्वरभक्ति में 2 भेद था उच्चारण में। तो क्या है? तो दोनों तरफ हम लोग उदाहरण को देखेंगे तो हम इसको अच्छे से जान पाएंगे। तो उभयतः ह्रस्व पाद मात्रा काला, तो दोनों तरफ जब हम दो स्वरों के बीच में व्यवधान को विवृत्ति बोले हैं, तो इसमें हम देखेंगे पूर्व भी मतलब पदांत भी ह्रस्व है और पदादि भी ह्रस्व है, दोनों तरफ ह्रस्व है। तो यहाँ पे स्वर के बीच में ये याद रहे कि स्वरों के बीच में तो नु, ये स्वर वर्ण प्र का अ एवं रू, ये रू ह्रस्व रू है, ये रू भी ह्रस्व, दोनों तरफ ह्रस्व है। और इन दोनों के उच्चारण के बीच में जो व्यवधान है वो पाद मात्रा काला, मतलब एक पाद का समय जितना है, मतलब पाद मात्रा काला, एक पाद उच्चारण के समय जो है वही इसका उच्चारण समय है। तो प्ररुभ्यः पाद मात्रा काला, इसका मतलब एक पाद वाला 1/4, ये इसका उच्चारण समय है। ऐसे ही प्रत्युदर्शी इधर भी है उदाहरण, जो हमारा स्वरभक्ति में दीर्घ स्वरभक्ति का उदाहरण था। प्रत्युदर्शी, प्रत्यु का उ, अ का अ, ये दोनों स्वरवर्ण है, दोनों तरफ ह्रस्व है, इसीलिए यहाँ पे भी पाद मात्रा काला ही है। इसके बाद हम जाएंगे दीर्घ, एक तरफ दीर्घ एक तरफ ह्रस्व, तो इसको अर्धमात्रा काला, इसमें आधी मात्रा का काल समय अपेक्षित है उच्चारण में। नु इत्था,
इसीलिए मैंने इसको कलर भी चेंज कर दिया, आप लोग जान सकेंगे अच्छे से। नू इत्था, नू दीर्घ है, एक तरफ दीर्घ होगा और एक तरफ ह्रस्व, ई ह्रस्व है। तो यहाँ पे जो लगेगा वो यहाँ पे ये जो मात्रा समय लगेगा उच्चारण के लिए, ये आधी मात्रा वाली समय लगेगा, इसीलिए ये अर्ध मात्रा काला। सानो अव्ये, यहाँ पे भी सा नो, नो का ओकार है, दीर्घ है, एक तरफ दीर्घ है, और अव्ये इसका एक तरफ ह्रस्व है, इसीलिए यहाँ पे भी आधी मात्रा का समय अपेक्षित है उच्चारण के लिए। ऐसे आगे, और दोनों तरफ दीर्घ हो तो उभयतः दीर्घा, इसको पादोन मात्रा काला, पादेन उन, एक पाद से कम है तो ऐसरी पाद, एक पाद कम है, एक मात्रा से एक पाद कम है, इसका मतलब 3/4 हम जो बोलते हैं। तो ये मात्रा वाली होगी जहाँ पे दीर्घ, दोनों तरफ दीर्घ विवृत्ति वर्ण, स्वर वर्ण होंगे, वहाँ पे जो विवृत्ति का समय है वो पादोन मात्रा काला। तो ता ई वर्धंती, ता दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, तो यहाँ पे पादोन मात्रा काला विवृत्ति है। इमा गावः सरमे या ऐच्छः, या का आ, ऐ का ऐ दोनों दीर्घ है, इसीलिए यहाँ पे भी पादोन मात्रा काला है। अब हम जाएंगे आगे, जो त्रैस्वरीय प्रदर्शनम, 3 स्वरों की सामान्यतया हम लोग स्वर तो पतंजलि के महाभाष्य के हिसाब से 7 स्वर है, जैसे कि कहा गया है उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते, यः उदात्तः सो अन्येन विशिष्टः, फिर एक श्रुति, ऐसे करके उसका भेद बताया गया है। पर सामान्यतया हम 3 स्वर ही जानते हैं, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और बाकी जो स्वर होते हैं इन स्वरों के संधि से हो, इन स्वरों की बलावलत्व विचार से हो या किसी से हो, ये स्वर को आधार करके बाकी स्वर बनते हैं, इसीलिए ये स्वर सामान्य स्वर या प्रधान स्वर यही 3 है। तो उदात्तस्य क्या बोला गया है, तृतीय पटल है, तृतीय पटल हमारा जे रुक् प्रातिशाख्य का जो तृतीय पटल है, तृतीय पटल का होता है ये सूत्र होता है, जो तृतीय पटल का स्वर पटल है, चतुर्थ पटल संधि पटल है और तृतीय पटल हमारा स्वर पटल है। तो स्वर पटल का प्रथम सूत्र है, 3 स्वर को जो निर्धारण करता है। पर यहाँ पे एक पारिभाषिक 3 शब्द, पारिभाषिक शब्द है 3 स्वरों को बताने के लिए। हम सूत्र में देखेंगे उदात्तश्च, अनुदात्तश्च, स्वरितश्च त्रयः स्वराः आयाम, ये क्षम्यताम, ये आ यहाँ छूट गया है, कृपया आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए। आयाम विश्रम्भाक्षेपैः त उच्यन्ते। तो उदात्त, अनुदात्त, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, एते 3 स्वराः क्रमशः आयामः, विश्रम्भः, आक्षेपः इति एतैः एव उच्यन्ते, इति एतैः पदैः उच्यन्ते। तो उदात्त को हम आयाम से जानेंगे, अनुदात्त को विश्रम्भ से जानेंगे और स्वरित को हम आक्षेप से जानेंगे। तो ये क्या है, आयाम क्या है, विश्रम्भ क्या है और आक्षेप क्या है। तो हम आगे जाएंगे। तो उदात्त जो है, तो हम जानते हैं पाणिनि के जो व्याकरण के अनुसार हम जानते हैं उच्चै उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः। हाँ, तो यहाँ पे जो जिसका स्वर उच्चारण ये क्या है, आयाम, हम इसको आयाम क्यों कहते हैं, तो हम जब ये स्वर उच्चारण करते हैं तो मुख गौहर का हमारा जो जितने भी क्या है उच्चारण स्थान है, वो उच्चारण स्थान वायु को ग्रहण करने के लिए, तो ज़्यादा वायु आवश्यक है उदात्त को उच्चारण करने में। तो वायु ग्रहण के लिए जब मुख गह्वर में ऊपर जाते हैं, मतलब ये अंग प्रत्यंग जो हमारा उच्चारण स्थान जब ऊर्ध्वगामी होते हैं, तब हम उसको आयाम बोलते हैं, और आयाम के साथ जो स्वर उच्चारित होता है हम उसको उदात्त स्वर बोलते हैं। तो इसीलिए यथा आ, आप लोग बोल के देखिए, आ उच्चारण करने के लिए आपका मुंह कितना बड़ा होता है और एयर लेता है अंदर, अपने अंदर। ये आ, ये से उच्चारण करने में इसको हम उदात्त स्वर बोलेंगे। और वेद में उदात्त स्वर को बताने के लिए कोई स्वर चिन्ह नहीं दी जाती है, और ध्यान रहे कि प्रत्यय के लिए भी कोई स्वर चिन्ह नहीं दी जाती है। और कैसे आप पता करेंगे कौन सा उदात्त है, कौन सा प्रत्यय है, हम जब स्वरित के पास जाएंगे तब हम इसको जानेंगे। अनुदात्त इसको राइजिंग टोन, इसीलिए उदात्त राइजिंग टोन है और अनुदात्त जो है फलिंग टोन है। तो ये जो है ना वैदिक स्वर है,
तो कभी लगता है हम किसी भी उच्चारण में जब हम अपना स्वर बदल देते हैं, इसका कभी कभी अर्थ भी बदल जाता है। हम अपने भाषाओं में भी देखते हैं और बाकी विदेशी भाषा में भी यही होता है। तभी ये वैदिक स्वर इसका मूल कारण है। यही स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित ही इसका मूल कारण है, हम यही बोल सकते हैं। अनुदात्त जो है, जब हम उच्चारण के लिए हमारे जो मुख गौहर जो बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर हमारा जो उच्चारण स्थान होता है नीचे होता है, नीचे की तरफ जाता है। क्या क्या करने के लिए, वायु ग्रहण करने के लिए, तब हम उसको विश्रम्भ कहते हैं। और विश्रम्भ से जो स्वर उच्चारित होता है हम उसको अनुदात्त बोलते हैं। यथा नह, नह बोल के देखिए, और आ हम बोलते थे ऊपर जाता था, और न बोलते हैं तो ऐसे नम जाता है हमारा स्वर। तो नह, नो, ऐसे जब बोलते हैं तब हम उसको अनुदात्त स्वर कहते हैं। अनुदात्त के लिए नीचे नीचे जो अधो मतलब एक क्या बोलते हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हाँ, तो समांतराल चिन्ह वर्ण के नीचे दी जाती है, जैसे यहाँ दी गई है नह, नो इति। फिर हम स्वरित बोलते हैं। स्वरित मिलावट है उदात्त अनुदात्त का, राइजिंग फॉलिंग टोन इसको बोलते हैं। तो हम इसमें क्या होता है, हमारा मुख गौहर में जो स्थान उच्चारण स्थान है, तो उनका ये होता है वायु ग्रहण करने के लिए ये सब तिर्यक गमन करते हैं, तिरछा हो जाते हैं, तब हम उसको स्वरित स्वर बोलते हैं। और आक्षेप, इसको आक्षेप बोलते हैं, तिर्यक जाने की, हमारा उच्चारण स्थान सब तिर्यक गमन के लिए हम उसको आक्षेप बोलते हैं। तो आक्षेप से जो स्वर उच्चारित होता है हम उसको स्वरित बोलते हैं। यथा क्व, क्व क्व बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आप ना नीचे ना ऊपर कहीं फेंक देते हैं, जैसे ऐसे वो उच्चारण करते हैं। न्यक, ऐसे करके आप उच्चारण करते हैं, प न्यक। तो ये स्वरित स्वर है। तो स्वर का ये तीनों स्वर प्रमुख है। ये तीनों स्वरों को आधार बना के हम आगे स्वर पटल जो है रूप प्रातिशाख्य का, तो उदात्त उदात्त मिलने से क्या होता है, उदात्त स्वरित मिलने से क्या होता है, ऐसे ऐसे करके कौन बलवान है, ज़्यादातर उदात्त ही बलवान होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे संधियाँ हैं, क्या है, ऐसे करके है। हम आगे जाएंगे स्वरित का भेद। स्वरित का जो भेद है तो ये गुरुत्वपूर्ण है। स्वरित का भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न हमेशा आता है। 8 प्रकार के स्वरित होते हैं। तो 8 प्रकार के स्वरित कहीं नहीं लिखा गया है, पर हम जब पढ़ते हैं इसका प्रकार आगे आगे जाते हैं तब हमको 8 ही मिलता है। तो इसीलिए स्वरित 8 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम प्रत्यय को न मिलाए या फिर कंपस स्वरित को संधि स्वरित का भेद न बोले तो 9 प्रकार है, पर हम इसी का अंतर्गत करें तो 8 प्रकार। और जब ये प्रसिद्ध है कि 8 प्रकार के स्वरित हैं। तो स्वरित का संज्ञा क्या है, एकाक्षर समावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः। तो एकाक्षर समावेशे, एकाक्षर एक ही अक्षर का मतलब, हाँ, ये एक बात यह है, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा हुई, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित एक वर्ण में स्वर के ऊपर ही होता है, स्वर को आश्रित करता है। तो स्वराश्रया ये होता है ना, तो ये बोला गया है। तो स्वराश्रया ये बोला गया है। अक्षराश्रया स्वराः, ये द्वितीय सूत्र है स्वरपटल में। तो अक्षर को आश्रय करते, अक्षर मतलब स्वरवर्ण, तो अक्षर को आश्रय करते हैं स्वर, इसीलिए शायद उनका नाम स्वर पड़ा। स्वर वर्ण को आश्रय करके उच्चारित होते हैं। तो एक व्यंजन में कभी व्यंजन को कभी स्वर आश्रय नहीं करता है, हमेशा स्वर को ही आश्रय करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम समावेश करेंगे या तो कहाँ पे होगा, तो एक अक्षर में होगा, मतलब स्वर वर्ण में ही होगा। जो एकस्मिन् अक्षरे यदा पूर्व एकाक्षर समावेश पूर्वयोः स्वरितः स्वरः, मतलब पूर्वयोः नाम पूर्वयोः उदात्त अनुदात्तयोः, ये 2 पहले कहा गया है, इसलिए इनको पूर्व कहा गया है। तो पूर्वयोः उदात्त अनुदात्तयोः समावेशः यदा एकस्मिन् अक्षरे भवति तदा सः स्वरितः स्वरः भवति, ये है इसका अर्थ। तो पूर्व जो भी दोनों स्वर है, मतलब उदात्त एवं अनुदात्त है, इन दोनों का मिलावट जब एक ही अक्षर में या स्वरवर्ण में हो जाता है तब हम उसको स्वरित बोलते हैं, इसी को हम स्वरित बोलते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण, इसका 5 उदाहरण दिया गया है। ते अवर्धन्त स्वतवशः, ते ये जो लाल रंग में ये दिया गया है, यही है स्वरित का उदाहरण।
ते अवर्धंत स्वतवसः ते, यहाँ ते जो है वो स्वरित संज्ञा है। कैसे हुआ स्वरित संज्ञा, हम इसको पदपाठ करेंगे। ते जब होता है ए पदपाठ में उदात्त है, और अवर्धंत जो है एक सर्वानुदात्त पद है, सब यहाँ अनुदात्त है, सारे के सारे अनुदात्त है। तो ये उदात्त हुआ और ये अनुदात्त हुआ, उदात्त अनुदात्त मिल गया, मिलके जब संधि में हम संहिता में लिखे तो ये स्वरित संज्ञा हुई। तो यही है जो समावेश हुआ, मतलब एकार एवं अकार, एकार यहाँ पे उदात्त है, अकार यहाँ पे अनुदात्त है, उदात्त अनुदात्त दोनों स्वर जब मिल गया तो यहाँ पे संहिता पाठ में ये स्वरित संज्ञा हुई। तो यही है। फिर इस आगे ब्राह्मणोस्य मुखमाशित पुरुष सूक्त का मंत्र है। ब्राह्मणोस्य यहाँ पे जो ब्राह्मणों हो गया, संधि हुआ यहाँ पे, यही ण, यह स्वरित संज्ञा है। पदपाठ में देखिए ओरिजिनली ये क्या है, देखिए तो ब्राह्मण ण, यह उदात्त स्वर है, ण का अ उदात्त है, और अस्य में अ भी अनुदात्त है। तो उदात्त अनुदात्त मिल गया और संधि में ब्राह्मणों अस्य जब हुआ तो ण का ओकार जो रहा ये स्वरित हुआ यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा तो दिखाई तो ऐसे लिखा गया है, पर ये अनुदात्त है। यहाँ पे सृचीव घृतम च चंबीव, सृचीव, सृचि इब, यहाँ पे दो पद है, इसीलिए इसको अवग्रह के माध्यम से पृथक करके दिखाया गया है। ये ई ऐसे लिखा गया है, पर इसका जो क्या है व्याख्या में ये कहा गया है, सृचि तो ये तो उदात्त है, ये स्पष्ट है, पर ई अनुदात्त है। पर यहाँ पे क्यों स्वरित चिन्ह दिया गया है, ये मेरे मन में भी प्रश्न है। मैं इसको बाद में समाधान तो इसको करूँगी ज़रूर। पर यहाँ पे भी ये दोनों समान हैं, पर ये दोनों ऐसे ही चिन्ह लगाए गए हैं। एक तो ज़रूर इसमें उदात्त है और बाकी अनुदात्त है। उदात्त अनुदात्त की बात यहाँ पे हुई है, इसीलिए जहाँ पे अवग्रह के बाद आई है, यहाँ त्रयंबकम भी यही हाल है, त्रयंबकम इधर भी यही चिन्ह लगाया गया है, पर यह अनुदात्त है। तो उदात्त और अनुदात्त सृचीव च ई, ये उदात्त अनुदात्त मिलके दीर्घ जब हुई तब ये दीर्घ स्वरित है। चंबीव भी यही है। त्रयंबकम जजाम है, ये ऋग्वेद के सप्तम मंडल में ये मंत्र है। हम लोग का प्रसिद्ध है कि यजुर्वेद का मंत्र ऋग्वेद में भी है ये। तो त्रिअंबकम जजामहे, त्रि अ, यहाँ पे अवग्रह से अंबकम, त्रि और अंबक दोनों दो पद है, इसलिए अवग्रह से पृथक किया गया है, और यहाँ पे यही है। तो ऐसे ही द्रन्नः सर्पिराशुतिः, यहाँ पे भी द्रन्नः, द्रन्नः, यहाँ पे भी यही है। तो ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, दोनों मिलके द्र जब हुआ तब ये स्वरित हुआ। सर्पिराशुतिः, सर्पिः ये भी उदात्त है एवं अनुदात्त है, तो मिलके यही हुआ। तो हम स्वरित का सामान्य ज्ञान हमारा हुआ। अब स्वरित को लेके जो प्रकार भेद है हम उसको देखेंगे। हाँ, ये स्वरित का जो उच्चारण कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मैं संक्षेप से 2 लाइन लिखी हूँ। जो स्वरित का तो क्या हुआ, उदात्त एवं अनुदात्त मिल गया, तो उसका आधी मात्रा, स्वरित का आधी मात्रा उदात्त तरा, मतलब जो 2 मात्रा है उसमें उदात्त भी है और अनुदात्त भी है, और उसका आधी मात्रा, एक आधी मात्रा कभी उदात्त से भी उच्च उच्चारित होता है, मतलब आधी भाग जो है उसका होता है उदात्त से भी ऊंचा उच्चारित होता है त्रयंबकम में। तो आधी मात्रा जब है तो यहाँ उदात्त से भी, और यहाँ पे यही उदाहरण है कि उदात्त से भी ज़्यादा ऊंचा उच्चारण होगा। यहाँ का आधी मतलब त्रिअंबकम, जब हम बोल त्रिअंबकम ऐसे तोड़ के हम जो बोलेंगे तब ये पता चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे, और जो ये तो मतलब ह्रस्व है, दोनों ह्रस्व है, त्रि भी इकार ह्रस्व, अ भी ह्रस्व है, तब हम इसको एक मात्रा है तो त्रिअंबकम एक मात्रा वाली होगी। तो एक मात्रा का यही हाल है, आधी मात्रा हमारा उदात्त से ज़्यादा ऊंचा होगा, और बाकी जो आधी मात्रा है हम उसको उदात्त जैसा ही उच्चारण होगा, ऐसा ये बोला गया है। और जो दीर्घ अक्षर होता है, ते अवर्धंत, ते दीर्घ है और ये ह्रस्व है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रथम अर्धभाग है, तो ये प्रथम अर्धभाग या आधी मात्रा जो भी आप बोले, ये एक मात्रा का है, और बाकी जो है ये फिर
एक मात्रा का है, यही ये बोला गया है। तो ये आधे अवशिष्ट जो अनुदात्त भाग है ये क्या होगा, अनुदात्त भाग ये भी अर्धमात्रा युक्त है। तो ये अर्धमात्रा मिल के एक मात्रा ऐसे बोला गया है। तो हम स्वरित का जो प्रकार भेद है हम उसको जाएंगे। पहले हम देखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वरित का जो प्रकार भेद है। तो पहले सामान्य स्वरित या उदात्त पूर्व स्वरित हम उसको बोलते हैं। डिपेंडेंट स्वरित, उदात्त के ऊपर ये निर्भर करता है, आश्रय करता है, तभी इसको हम उदात्त पूर्व स्वरित, ये प्रथम प्रकार है। तो जहाँ पे मतलब उदात्त स्वरित का पहला वर्ण, इसका मतलब इसके उदात्त स्वरित से पहले कोई वर्ण जरूर हो, इसका यही मतलब है। तो पहला वर्ण उदात्त होगा और उस उदात्त के बाद में स्वरित होता है, हम उसको उदात्त पूर्व स्वरित बोलते हैं। तो क्या है उदाहरण, इंद्रः, होता, ऐसे जो बोलते हैं। तो इंद्र ये स्वरित है, होता ता यहाँ स्वरित है, तो ई यहाँ उदात्त है, हो यहाँ उदात्त है। इसी के ऊपर ये निर्भर करता है, मतलब इसका पूर्व वर्ण जरूर ये होगा, ये कंडीशन है। इसीलिए इसके ऊपर निर्भर करने के कारण इसको उदात्त पूर्व स्वरित या ये सामान्य स्वरित है, सामान्य स्वरित यही है। तो फिर ये यही तृतीय पटल का ये सारे हैं। फिर आगे जाएंगे जातीय स्वरित। जातीय स्वरित इम्पोर्टेंट है। जातीय स्वरित को स्वतंत्र स्वरित भी बोला गया है, इसके इंडिपेंडेंट स्वरित इसको बोलते हैं। अतो अन्यत स्वरितम स्वारम जात्यमाचक्षते पदे। तो एक ही पद में इसका मतलब एक ही पद में उदात्त पूर्व स्वरित, मतलब उदात्त पूर्व जो पहला वाला स्वरित हम सामान्य स्वरित देखे उससे भिन्न और जो स्वरित है हम उसको जातीय स्वरित बोलेंगे। या इसको कौन बोल रहे हैं, ब्याड़ी प्रभृति आचार्यगण बोल रहे हैं, ये लिखा गया है। तो ये उबट भाष्य में लिखा गया है। और ये जातीय स्वरित फिर दो प्रकार का है। अपूर्व जातीय स्वरित है, अपूर्व शब्द से ये पता चलता है इससे पूर्व, इस स्वरित से पूर्व कोई वर्ण नहीं है, मतलब ये मतलब अकेला ही एक स्वरित वर्ण है। जैसे उदाहरण है स्वः, क्व, न्यक, ये जो है ये अपूर्व जातीय स्वरित है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक ही पद में हमारा स्वर विचार जो होता है पदों में ही होता है। ये एक एक पद है, पर इस पद में और कुछ है नहीं, ये जातीय स्वरित ही है, इसीलिए स्वतंत्र स्वरित है या जातीय स्वरित है। और एक प्रकार है इसका नीच पूर्व। नीच मतलब जो नीचे ही अनुदात्त है, इसलिए अनुदात्त पूर्व, ये बा होगा, नीच पूर्व अनुदात्त पूर्व वा स्वरित। तो इसको हम नीच पूर्व स्वरित या अनुदात्त पूर्व स्वरित कह सकते हैं। उदाहरण है, इसका मतलब इससे पहला वर्ण, जैसे ये उदात्त पूर्व स्वरित में उदात्त पहला उदात्त पहला रहा, ऐसे स्वरित से पहले ये अनुदात्त रहेगा। कन्या का अनुदात्त है, न्या यहाँ पे स्वरित है। हृदय, ये गलती से हो गया है, ये द में स्वरित चिन्ह होगा, इसको भी कृपया संशोधन कर लीजिए। तो हृदय यहाँ पे भी ये भी नीच पूर्व स्वरित का उदाहरण है। फिर हम आगे जाएंगे, जातीय स्वरित का क्या वैशिष्ट्य है। हम खई प्रसंधि, ज़्यादातर खई प्रसंधि, मतलब यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे य और व, मतलब दो जो अंतस्थ वर्ण है य और व, ये य और व से जो पद